नमस्कार। मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के मंच से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं कलम और कानून एक साथ 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 नहीं चल सकते, लेकिन इस बात को खारिज करते हुए आज जो शख्सियत हमसे जुड़े हैं वो इसे खारिज करते हैं और कलम की ताकत कानून की कसौटी पे कसते हैं। कार्यक्रम शख्सियत से साक्षात्कार में हमारे अतिथि हैं आज के उत्तर प्रदेश की माटी की सोंद और रायबरेली के लाल पूर्व आईपीएस श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह। सर, आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार प्रणाम जी। सर। थैंक यू। थैंक यू। और मैं दर्शकों से ये बता रही हूँ कि सर कानून के साथ गंभीरता के साथ साथ साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं। तो ये उनको और भी एक ताकत प्रदान करती है कि इतनी कुछ गंभीरता, सृजनशीलता को बखूबी आप निभाते हैं और आप लेखन कार्य भी करते हैं। हम आपसे बातचीत करें, एक रिपोर्ट छोटे से देखते हैं सर, एक नजर। कहते हैं कानून और कलम का बमुश्किल ही साथ होता है, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसे होते हैं जो इस तथ्य को पूर्णतः गलत साबित करते हैं। ऐसे ही हैं उत्तर प्रदेश रायबरेली के पूर्व आईपीएस श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह। शैलेंद्र जी का जन्म रायबरेली के रनमऊ गांव में 1954 को हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इसके बाद आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में मास्टर किया। साथ ही उसी वर्ष पीपीएस में आपका चयन भी हो गया। आपकी पहली पोस्टिंग रामपुर से शुरू हुई और गाजियाबाद, मेरठ शहरों में बतौर डीएसपी आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। बतौर अपर पुलिस अधीक्षक आप तकरीबन 5 वर्षों तक बहराइच, मुजफ्फरनगर में नियुक्त रहे। 1989 में आईपीएस के तौर पर 10 वर्षों तक चमोली, मिर्जापुर, बाराबंकी, विजिलेंस, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर, महोबा और प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के तौर पर आपने कार्य किया। 2005 में पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर मेरठ, सहारनपुर परिक्षेत्र में डीआईजी और मुरादाबाद में आईजी पद पर 2013 में बतौर आईजी रेलवे इलाहाबाद के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। लंबी और सराहनीय सेवा के लिए 2003 में राष्ट्रपति द्वारा आपको मेडल दिया गया। 2003 में ही राज्यपाल महोदय द्वारा साहित्य शिरोमणि पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। 2016 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा द प्राइड ऑफ उत्तर प्रदेश सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। यायावरी के आप बेहद शौकीन हैं। इसी वजह से आपने लगभग अब तक 25 देशों की यात्रा की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, सोवियत रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली आदि करीब 25 देश शामिल हैं। भारत में कश्मीर और नागालैंड में भी आपने बखूबी भ्रमण किया है। 2011 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के वार्षिक कार्यक्रम में महासचिव डॉक्टर डी रिवा थेरो के आमंत्रण पर मूल गंधकुटी सारनाथ के मुख्य वक्ता के तौर पर आपने शिरकत किया, जिसमें श्रीलंका के शिक्षा मंत्री सहित हजारों विदेशी अतिथि भी मौजूद थे। कई वेबिनारों में भी आपने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत किया है। आपने कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें गौतम बुद्ध पर 3 पुस्तकें, बुद्ध के बढ़ते कदम, दुख की दवा और बौद्ध साधना, वैश्वारे की लोक संस्कृति पर वैश्वारे का वैभव, क्रांतिकारी वैश्वारा और अवध में राणा भयो मर्दाना, कविता की 2 किताबें, आदमी और तलाश, उर्दू शायरी के इतिहास पर बज़्म सुखन और प्रसिद्ध शायर खुमार बाराबंकी पर बज़्म खुमार। इस तरह अब तक कुल 10 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। सेवानिवृत्त के बाद मुख्यतः वर्तमान में भवाली, नैनीताल में आप रह रहे हैं। भवाली में पाठकों के लिए एक मिनी लाइब्रेरी का भी आप सफल संचालन बखूबी निभा रहे हैं। भवाली के इतिहास पर लिखी पुस्तक बादलों में भवाली आपकी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है। हम नवचेतना की ओर से आपके बेहतर स्वास्थ्य और भविष्य की मंगल कामना करते हैं। थैंक यू सुरभि जी। थैंक यू। आभार सर। ये बहुत छोटी सी मेरी कोशिश थी कि मैं दर्शकों के समक्ष आपकी जो जितनी भी उपलब्धि है उसको रख सकूं पटल पे। तो अब मैं समझना चाहूंगी, पहला सवाल मेरा यही है जहन में कि कानून के साथ साथ कलम का सफर कैसे प्रारंभ हुआ सर? इतनी नहीं, बस सृजनशीलता। कुछ तो एक बहुत बढ़िया शेर है फिराक साहब का, पाल ले कोई रोग नादा जिंदगी के वास्ते, सिर्फ शहद के सहारे जिंदगी कटती नहीं। तो मेरा एक रोग ये मिल गया। अब ये कहिए कि कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने दिया, चूंकि हम लोग वहाँ पे पढ़े लिखे और सौभाग्यशाली रहा कि मैं पहले ही प्रयास में एमए जब कर रहा था तो मैं चयनित हो गया।
तो पढ़ाई लिखाई एकदम से जैसे वहाँ से एक यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की लाइफ से विरासत में मिल गई। और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी नौकरी में भी मैं दो ही काम करता रहा। तो नौकरी में जो भी जिले से संबंधित लॉ एंड ऑर्डर किसी में जब भी समय मिलता था मैं किताबों में ही रहा। और आज भी मैं करीब करीब भवाली में ठंडक हो रही है इस समय, तमाम लोग यहाँ से भाग गए हैं, चले गए हैं ठंड के डर से, लेकिन मैं अपना यहाँ रहता हूँ, सुबह शाम घूमता हूँ, किताबों में ही रहता हूँ, फूल पौधों में रहता हूँ। तो ये मेरा एक शौक है। जैसा भवानी प्रसाद मिश्र का है ना कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह से जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। तो ये है हमारा भी किताबों से इसी तरह का नाता विरासत में भी मिल गया है, कुछ मैंने रोक पाल लिया है। शुक्रिया जी, बहुत खूब। आपने उत्तर प्रदेश से, जो देश का सबसे बड़ा जनसंख्या का प्रदेश है, इसको संभालते हुए कैसा आपका अनुभव रहा? और जो जब आप कार्य कर रहे थे तो क्या कुछ आपने महसूस किया, क्या कुछ कमियां हैं और किस तरह से आपने इसे हैंडल किया सर? नहीं, मेरा अपना मानना है और मैंने किया भी। मैं तमाम जिलों में यूपी के सब जगह करीब करीब 2 साल प्रतापगढ़ जैसे जिले में, जहाँ 4-4, 5-5 कैबिनेट मंत्री थे, राजा भैया थे एक साथ, प्रमोद तिवारी जी लीडर अपोजिशन थे, मोती सिंह जी आजकल कैबिनेट मंत्री हैं, महेंद्र सिंह आजकल कैबिनेट मंत्री हैं, सब भाजपा के लोग थे। उस समय राजा राम पांडे जी कैबिनेट मंत्री थे। मतलब हर आदमी वहाँ। और मैं 2 साल तक किसी ने मुझे ट्रांसफर ही नहीं कोई कर रहा था। मैं जब डीआईजी हो गया तब मुझे जबरदस्ती वहाँ से मैंने कहा कि अब तो भगा दीजिए, वरना मैं कुछ दिन डीआईजी के रूप में भी वहाँ रहा कि एसपी का काम देखता रहा। तो मेरा मानना है कि आप 2 चीजें बहुत जरूरी है एक पुलिस अधिकारी के लिए। पहला तो यह है कि आप जम के, जिसको कहता हूं मैं, कि अपनी ऑफिस बैठिए, दुकान लगाइए, पब्लिक से मिलिए, उनकी ग्रीवांसेस को दूर कीजिए। और ये तभी हो सकता है जब आप में संवेदनशीलता हो, उनकी समस्याओं को समझने की, उनको डील करने की। मैंने अगर किसी, मेरे आदेश थे सारे एसओस को कि अगर मैंने किसी पे कुछ भी लिख दिया तो 7 दिन के अंदर मेरे पास रिपोर्ट आ जानी चाहिए कि जो बाबा मेरे पास आया है इसका निराकरण क्या हुआ। और मैं हर एक को कहता था कि मुझके मेरे पास 7 दिन के बाद दोबारा आ जाए अगर उसके यहाँ कोई भी आदमी नहीं पहुंचा और उसकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। तो पहली बात तो यह है कि हम लोगों को, जिसको मैं कहता था, मैं बहुत मजाकिया लहजे में अपने सोच से भी, कि दुकान लगाओ, बैठो, कम से कम लोगों की समस्याएं सुनो, समझो, उनका निराकरण करो। हर आदमी की जगह एक आदमी मेरे पास अगर आ गया तो 7 दिन के अंदर अगर खाकी वर्दी वहां नहीं पहुंची तो उस एसओ की खैर नहीं थी। तो ये एक अच्छा लगता था, सबकी समस्याएं निपटती थी और सब लोग आते थे, सूचनाएं देते थे, खूब मिलते थे, खुला दरबार रहता था। मैं तो ओपन में बैठता था, लॉन में ओपन लगा करके हर जगह। मैं कभी ऑफिस के अंदर नहीं बैठता था, ओपन में बैठता था कि आओ भाई जिसको आना हो, कोई रोक टोक नहीं। ये मेरी अपनी कार्य प्रणाली थी। थैंक यू। हाँ, बिल्कुल सही। आपने, आपका अंदाज जो है ये बिल्कुल हटके था कि जिस तरह सरलता और गंभीरता के साथ पब्लिक से रूबरू होकर के बातचीत, संवाद के जरिए उनकी परेशानियों को आप बखूबी हल कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है जो आजकल इसकी कमी देखी जा रही है, हाँ, मैं क्योंकि आजकल लोग पब्लिक। पता नहीं। जी जी, आजकल लोग कंप्यूटर से जिला चला रहे हैं, ऐसे थोड़ी जिला चलते हैं। चलते जब बैठिए, सामने आइए, मिलिए और समस्याएं सुनिए अपने। लोगों को पहले तो यह है ना कि जमीन पे उतरना पड़ेगा, बहुत कप्तानी के रोब में नहीं रहना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हैं। ये है। थैंक यू। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही सर। आपने देश-विदेश की यात्रा की है। आपने जैसे कि बताया कि तकरीबन 25 देशों की विदेश यात्रा आपने की है। तो इस यात्रा में आपने क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर में देखा, महसूस किया जो भारत और वहाँ विदेशों में अंतर है, या कुछ कमियाँ हैं भारत में तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है सर? देखिए मैडम, बहुत अंतर है। और केवल हमारा तो, जैसे मैं देश के हर कोने में गया, आप तो किसी सड़कों पे बात कर लीजिए, 5-6 बार तो मैं कश्मीर गया। अभी भी मैं पिछले दिनों कश्मीर का टिकट था 19 तारीख को, जिस दिन ट्रेनें बंद हो गई, हमारे पहाड़ से सब यात्राएं बंद हो गई, उस दिन हमारी फ्लाइट थी। तो मैं जी। कश्मीर जा रहा था। तो मैंने तो नागालैंड में, जब एक्सट्रीमिस्ट से मेरा 2 बार मुकाबला हुआ, 2 बार नागालैंड गया।
तो मैं हम एक हमारे साथी हैं बद्री प्रसाद सिंह, हम लोग झारखंड के उसके इलाके में नक्सलाइट बेल्ट में खूब टहले। तो मेरा ये है कि मुझे समझने का शौक है कि क्या करना है, कैसे रहना है, क्या हो रहा है। तो दुनिया को भी मैंने इसी नज़रिए से देखा। अब अंतर तो बहुत है मैडम। हम लोग तो, सबसे बड़ा जो मुझे आजकल खलता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हम लोग जैसे आदमी रह ही नहीं गए हैं। हम झूठ के संचार में, पता नहीं क्या हो गया है, जो हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, सुनाया जाता है, दिखाया जाता है। इवन मीडिया को भी मुझे लगता है पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं जो सत्यता से कहीं दूर है। इससे बड़ी कोफ सी होती है तमाम। जैसे बाहर ये चीज़ बहुत अच्छी है, दुनिया में बहुत अच्छी है कि वहाँ आदमी पे उसका ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर उसने कह दिया कि ये बात है तो ऐसा ही होगा। यहाँ ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ आप किसी को, पता नहीं क्या इस देश में हो गया है कि अब लोग जो हैं पीठ पीछे सब, आगे कुछ बात करना कुछ, कर्म जैसे कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा एक रही नहीं गए हैं। ये बड़ा अंतर है। और दुनिया में, मतलब जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में भी 1 साल रह गया। पिछले पूरे कोरोना में मैं शायद मार्च 20 में गया था, और 1 साल बाद मैं अभी लौटा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, बिटिया के पास। हमारी वहाँ डीन है यूनिवर्सिटी में, तो मैं उसके साथ रह गया वहाँ, इसलिए कि कोरोना की वजह से फ्लाइटें बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया। तो वहाँ की लाइफ के बारे में मैंने देखा कि लोग, अगर जैसे मेरी बिटिया ने अपनी एक, ऐसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक छोटी सी अपनी कार को बेच करके दूसरी कार उसने नई खरीद ली, तो उसको कार को बेच दिया। तो उसने कुछ प्राइस लगाया, हमें तो याद नहीं कितने डॉलर का, वैसे ही घर पे एक फेसबुक मार्केट में उसने लगाया कि ये इतने की है कहाँ, और अगले दिन लोग उसको उठा ले गए। 1 रुपया उन्होंने कम नहीं कराया कि इस लेडी ने या इसने इसकी कीमत रखी है। 1 रुपए का कोई बात ही नहीं। ये हम पे विश्वास है कि जो इसने सूचना दी है सही है और हम इसको खरीदते हैं। यहाँ तो कोई आदमी सोच भी नहीं सकता है कि इस तरह लेवल का विश्वास है। उसने अपना एक फ्रिज खरीदा नया, और उसने कहा कि बड़ा फ्रिज, हम लोग पहुंच गए थे तो कुछ रोज लगा छोटा है, तो पुराना फ्रिज किसी, उसने इंडियन किसी दोस्त को कहा कि तुम ले जाओ। उसने कहा हमारे पास भी जगह नहीं है, तो खैर उसने मार्केट प्लेस पे कुछ लगा दिया। 1 रुपए कम नहीं कराया, और लोग आके आज शाम तक उसको उठा ले गए। तो ये मैं कह रहा था, ये विश्वास की बात है कि यहाँ पे आप किसी को, आप सब्जी लेने जाइए तो पता नहीं इंजेक्शन लगा हुआ है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई गलत खबर दे रहा है। टीवी में भी आप देखिए, पता नहीं सब एक, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में लोग हैं। तो ये चीजें हमारे देश में, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। आदमी होने की जरूरत है, सबसे बड़े एक इंसान होने की जरूरत है, संवेदनशील व्यक्ति होने की जरूरत है। ये झूठ के सहारे जो दुनिया चल रही है, यहाँ चलाने की कोशिश हो रही है, इससे अलग हटने की जरूरत है। जी, थैंक यू। बहुत सही कहा सर आपने कि मनुष्यता जो है हमारे, वो भूलते जा रहे हैं। और मनुष्य बन जाए सबसे पहले तो भारत का जो सुधार विकास होने की बात बार बार कहते हैं, और विश्व गुरु की बात होती है, तो ये आपसे आप ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे में भरोसे की कमी है। किसी भी पद पे हैं, लेकिन वो बस भरोसा नहीं है किसी चीज का। जी 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 जी, झूठ बहुत बोलते हैं लोग। जी जी। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारी इतनी अच्छी संस्कृति रही है, विरासत रहा है गौरवशाली भारत का। हाँ, हमारा लेकिन इतना इतिहास गौरवशाली रहा, और हम उसको सब अलग हटते जा रहे हैं। जी जी जी, धूमिल हो गया है। जी। ये एक मध्यकाल जो अभी चल रहा है, वर्तमान स्थिति की बात कर रही हूँ, तो वर्तमान स्थिति में राजनीति की जो स्थिति है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मैडम, मैं किसी राजनीतिक उसका नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि मैं इससे अपने को थोड़ा सा दूर रखना चाहता हूं कि मैं सरकारी सेवक रहा हूं, लेकिन चीज़ें हमें भी बुरी लगती हैं। और मैंने बताया कि जैसे मैंने तो एक दिन अपने बारे में लिखा कि मेरी पार्टी वो है जो संविधान की पार्टी है, जो संविधान कहता है वही मेरी पार्टी है। हर आदमी बराबर है मेरे लिए। अगर कानून कहता है तो मैं जाति और धर्म और किसी नाम पे, इस पे जितना भी जो कुछ है, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं कौन किसके साथ हूँ, वो तो ऑटोमेटिक है कि भाई हम जब इनके खिलाफ हैं, हम धर्म के खिलाफ हैं, धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ हैं, हम जात की राजनीति करने वालों के खिलाफ हैं, तो हम हैं, हम मानवता के साथ हैं, हम मनुष्यता के साथ हैं, हम हर गरीब के साथ हैं, और हम आज भी उन्हीं के साथ सोचते हैं। और उन्हीं की पार्टी मेरी पार्टी है। अब जो भी है, पार्टी अलग चीज है। थैंक यू।
बिल्कुल, ये एक पाबंदी होती है कि आप पार्टी के विशेष विचारधारा, ये सब तो बहुत बिल्कुल अलग ही एक मुद्दा हो जाता है। और आप पुलिस सेवा में रहे, आईपीएस हैं आप और रहे, और ये बहुत बड़ा पद होता है। इसपे आप पहुँचने के लिए आपने क्या कुछ, आपकी ईमानदारी, आपकी कर्मठता ही रही जो आप यहाँ तक इस पोस्ट पे पहुँचे? हमारे सुनने वाले दर्शक को तो जिज्ञासा हो रही होगी, और मुझे भी, कि क्या वो प्रक्रिया रही और कैसे होता है कि एक युवक जब इस पद पे पीपीएस की जो परीक्षा होती है उसके बाद किस तरह से पहुंच सकता है? जी। देखिए मैडम, मैं 2-3 बातें बहुत इसमें उल्लेखनीय है। पहला ये कि हम लोग 74 में मैं पीपीएस में मैंने एक तरह से टॉप किया यूपी पीपीएस में। उस समय मेरी उम्र 20 साल कुछ महीने की थी। तो पहली बार उम्र आई थी, मैं एमए कर रहा था, मैं बैठ गया। तो पहली बात तो ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, माहौल था, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब है कि हमने भी, अगर मैं याद करूं तो 12 से 14 घंटे पर डे पढ़ता था एमए करते समय। इतना तो हुआ, बीए में तो उतना नहीं था, लेकिन एमए करते समय। और फिर आगे हम लोग पीपीएस के अधिकारी हुए। पहली पोस्टिंग फिर गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर। पीपीएस की नौकरी मेरी सब बड़े क्राइम प्रोन डिस्ट्रिक्ट में थे। 84 का दंगा गाजियाबाद का मैंने देखा, डीएसपी सिटी था। 87 का मेरठ दंगा देखा, डीएसपी सिटी मेरठ था। वो पूरा टिकैत आंदोलन हमने एडिशनल एसपी मुजफ्फरनगर के रूप में देखा। फिर हमने आईपीएस मिल गया। तो आईपीएस भी इस तरह से मिलता है कि यूपी के जो ये सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो सेलेक्ट करती है। हमारा कोटा होता है पीपीएस अधिकारियों का 1/3 आईपीएस बनने का, और वो सारे अधिकारियों का पूरा डाटा ले करके उनकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनती है, और सेलेक्ट कमेटी बनती है, सिलेक्शन होता है, और फिर वो लोग आईपीएस लेते हैं। और मैं अपनी, जैसा मैंने कहा, मैं पहले अटेम्प्ट में आ गया था, तो करीब 24 साल मुझे आईपीएस में यूपी में नौकरी करने को मिली। ये एक बहुत बड़ा, मतलब जैसे तमाम लोग तो 24 साल डायरेक्ट नौकरी कर पाते हैं, हम तो पीपीएस की भी नौकरी किए। उसके बावजूद भी हमने 24 साल यूपी में एज 89 से लेकर के आप कह सकते हैं 2013 तक ये मैंने पीपीएस की नौकरी की। तो 2013 में मैं रिटायर हुआ। तो इस तरह से तो, और तमाम 10 जिलों में सिपाही की पोस्टिंग जो है बॉर्डर के जिले पे नहीं होती। मैं रायबरेली का रहने वाला, मेरी 2 साल एसपी बाराबंकी, 2 साल एसपी प्रतापगढ़, इस तरह पोस्टिंग्स भी रहीं, तो इम्पोर्टेंट पोस्टिंग्स रहीं। तो लेकिन कुल मिला के यही है कि आपकी कार्य क्षमता कैसी है, आपका, ये मैंने बताया कि संवेदनशीलता। पुलिस अधिकारी को संवेदनशील बहुत होना चाहिए। हर गरीब को, हर गुरबे को, हर, मैंने कहा कि एक भी आदमी का दर्द अगर आपने नहीं सुना है तो फिर कहीं ना कहीं आपका गलत है। खूब ओपन बैठिए, दुकान लगाइए। हम एसोस को कहते थे, तुम्हारे यहाँ से कैसे आदमी मेरे पास आ रहा है, तुम दुकान लगाओ, बैठो। फील्ड में जाने का एक अपने समय निर्धारित कर लीजिए। जैसे मैं कोशिश करता था कि जैसे 10 बजे ऑफिस आ जाऊं, तो 10 बजे करेक्ट बैठ करके पूरी पब्लिक को सुनो। अगर देहात में जाना है, पब्लिक जाना है, सीना फकरेंस पे जाना है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो शाम को अपना निकल के एक बार हो लीजिए, लेकिन सुबह सारी पब्लिक से मिलिए। संवेदनशील होने की बहुत जरूरत है। और जो भी बन पड़ा किया गया, लोगों ने स्वीकार किया, शासन ने स्वीकार किया होगा, प्रमोशन दिया। फिर साथ साथ उसी समय साहित्य शिरोमणि पुरस्कार, उसमें पैसे का था, गवर्नर ने दिया। यूपी गौरव का दिया गया। तमाम जेएनयू में मेरे भाषण हुए, तमाम जगह अभी मेरे तमाम वेबिनार पे चलता रहता है। तो वो दूसरी एक लाइन है। मुझे खुशी है कि जैसे एक पुलिस की लाइन के अलावा भी लोग मुझे दूसरी तरह से भी देखते हैं कि भाई चलिए साहित्य में भी कुछ काम हो रहा है, तमाम चीज़ें और भी हो रही हैं। तो केदारनाथ जी ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको, जिनको मिला कविता में, कम से कम 50 सामें मैंने तो उनके साथ गुजारी ही होंगी कविता के क्षेत्र। तो ये अच्छा है। नामवर जी मेरे घर पे रहे, केदारनाथ जी मेरे घर पे रहे, अशोक वाजपेयी जी मेरे साथ रहे, तमाम जैसे साहित्यकार लोग हम लोगों के साथ। तो लगता ही नहीं था कि हम, भाई एक हट के दूसरी भी जिंदगी हमने जी है, जो पुलिस से हट के भी है। शुक्रिया जी, बहुत ही ये गर्व की बात है कि आपने अपनी कर्मठता और मेहनत के दम पर इतना आगे बढ़े, और आईपीएस जैसा जो पोस्ट है, इसको आपने, भारतीय पुलिस सर्विस सेवा को आपने दिया है। आपकी
जो अपनी लगन है और अपनी जो आपकी कार्य क्षमता है, कार्य करने का तरीका है, उसके बल पे आप संवेदनशील बार-बार ये प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अभी के दौर में वर्तमान में पुलिस अधीक्षक जितने भी बड़े या छोटे जो भी तबके पद पे अभी आसीन हैं, पुलिस में संवेदनशीलता क्या है? वर्तमान नहीं में रह गई नहीं है वो काम हैं, करने लोग का हैं बहुत तरीका? संवेदनशील। जी मैडम, बहुत संवेदनशील लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो लोग नहीं हैं उनसे यही आगाह करूंगा कि एक सफल पुलिस अधिकारी होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि दरवाजे तक पुलिस एसपी के तक गांव गांव से जो आदमी आया है, वो पहले बात भीड़ लगेगी आपको, फिर जब उसकी समस्याएं सुनी जाएंगी सब सुलझता जाएगा। और थानाध्यक्षों को ऑर्डर होना चाहिए कि एसपी ने जो लिख दिया, अगर उसने फॉर एनी नेसेसरी एक्शन ही लिख दिया तो उसकी रिपोर्ट जरूर आए। एक आप जो आपके पास स्टाफ आप लगा दीजिए और उसके पास स्क्रूटनी होगी कहाँ से नहीं आई। किसी की हिम्मत नहीं है सो कि 7 दिन के अंदर अगर उस गरीब आदमी के दरवाजे पे खाकी वर्दी जा करके उसका निपटारा नहीं करके आए तो फिर वो रहने के काबिल नहीं। अगर ये नहीं श्योर हो सकता है तो सब बेकार है। तो चीजें हैं और चीजें अपनी जगह पे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का जितना है वो है। हमने तो सारी, सबसे ज्यादा मैंने कहा कि सेंचुरी का सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर मैंने झेला 84 में मिसेस गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में। मैं तो डीएसपी सिटी गाजियाबाद था। सेंचुरी का बड़े दंगों में मेरठ का दंगा डीएसपी सिटी मेरठ था। तो किसान आंदोलन टिकैत का मैं एडिशनल एसपी मुजफ्फरनगर था उस जमाने में। तो मैंने उस जमाने में भी सब देखा झेला। तो ठीक है, अपना काम करने का तरीका है। आज भी मुझे अच्छा लगता है। वहीं मैं डीएसपी सिटी मेरठ था, वहीं मैं डीआईजी भी मेरठ रहा। तो पब्लिक आती थी कि साहब आप यहाँ ऐसे थे, आप ये इस पद पे हैं। तो अपने मतलब मेरा यही, मैं लोगों से, पुलिस अधिकारियों से विशेषकर जब भी मैं मिलता हूँ कहता हूँ कि आपको जरूरत है सबसे ज्यादा कि हर गरीब की बात जरूर आप सुनिए, उसका दर्द क्या है वो जरूर सुन के निराकरण हो। जब जाएगा पर एक सिपाही ही पहुंच जाए उसके दरवाजे, वो खुश हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। निराकरण हो। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन अभी के दौर में हम लोग देखते हैं कि पब्लिक डरती है, पुलिस से दूर रहना चाहती है। पब्लिक डरती है कि कितनी भी समस्या हो, वो किसी भी रास्ते से वो उसे सॉर्ट आउट कर ले, उसीलिए मैंने लेकिन मैडम पुलिस के शुरू में पास नहीं बताया जाती। कि हम तो इसीलिए ओपन दरबार लान में बैठते थे। हमने टेंट लगा के, मैं यही कि कोई रोके नहीं, जो आ रहा है उसको आने दो, कुर्सियां लगवा दी, सबको बैठने दो, सबकी समस्या सबको, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता था धड़ाधड़ उसकी हम अपना लिखते रहते थे और फिर उसका इंश्योर होता था कि इसकी समस्या दूर हो। ये एक तरीका है। सबका है अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा यही तरीका है कि मैं अपनी जो सफलता का मतलब एकमात्र मैं मंत्र जो मानता हूँ यही है कि हमने लोगों की सुनी और सबको न्याय सुलभ करा। ये मेरा अपना सोच है। आपका मूल मंत्र बहुत अच्छा रहा और इसलिए आपने इतनी जो ऊंचाइयों की सीढ़ियां हैं वो आपने चढ़ी, और इसके लिए आपको मैंने साधुवाद है। ठीक है। आपके जहाँ जैसा आपके जैसा काबिल अधिकारी की जरूरत है वर्तमान समय में। आप फिर से दोबारा आ जाइए सर, और आप लोगों को, सीनियर पर्सन को, ये कोई इतनी अच्छी जिम्मेदारी देनी चाहिए सरकार को। ये भी मेरी इच्छा है, क्योंकि आजकल की वर्तमान स्थिति बहुत ही भयावह है, क्योंकि पुलिस से बहुत डर लगता है। आम आदमी जो साधारण, बिल्कुल साधारण मनुष्य है, जिसके कोई जो बाहुबली नहीं है, उसकी बात मैं नहीं कर रही, वो कोई भी अगर उसके साथ जीवन में समस्या, भगवान ना करे हो जाती है, तो पुलिस से नहीं जाता, डरता हाँ, है नहीं, मैं आपकी कि बात से पुलिस सहमत हूँ। हमारी। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मैं इस पुलिस के खिलाफ हूँ कि आप जो है किसी को प्रताड़ित करें, किसी के साथ मारपीट करें। और हम वैसे भी, हम तो बुद्धिस्ट टाइप के आदमी हैं। हमारा तो मूल मंत्र ही है कि भाई बुद्धिज्म का क्या है। तो हम तो इस सब के बहुत ही खिलाफ हैं। और एक बस जैसा मैंने कहा कि किसी तरह का जब भी होता है, किसी तरह का मारपीट, ये सब, पुलिस डंडे मार रही है, पुलिस कुछ कर रही है, पब्लिक को अकारण, तमाम लोग तो जैसे लगता है उनका हाथ खुजला रहा मारने के लिए। तो ये सब चीजें जो है बहुत कभी कोई है जरूरत है। हम लोगों ने भी इनकाउंटर किए हैं, डे टाइम पे इनकाउंटर किए हैं। और दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। एक बार मेरठ से प्रतापपुर में डकैती हुई, हम गाजियाबाद में पोस्टेड थे, हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया। मैं पहला अधिकारी था जिन्होंने इंटरसेप्ट किया और गाजियाबाद में। और उनके पास वो राइफलें छीन के ला रहे थे। तो उनके पास भी वही राइफल, हमारे पास भी वही राइफल, दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी।
हमारे एक डिप्टी एसपी थे, ये 94 की बात है, सुरेंद्र शर्मा, उनके सर चेहरे पे गोली लगी, पूरा ये दाहिनी तरफ जबड़ा उड़ गया। तो डे टाइम इनकाउंटर था, 2 बदमाश मारे हम लोगों ने। तो सबसे पहले पहुंचने वाले हम थे, मैं था बल्कि। तो ये मैंने इसलिए कहा कि आप सब काम करिए अपना, वो ये भी है जब होगा तो डे टाइम पे तमाम इनकाउंटर्स हमने किए, हमने मेरे हाथों से बहुत लोग हुआ, लेकिन पब्लिक से भी मिलना है, नौकरी भी करनी है, क्राइम भी कंट्रोल करना है, तो होता रहता है। और साथ साथ पढ़ना लिखना भी है, किताबें भी लिखनी है। हमने तो नौकरी में 10 किताबें लिखी, ये थोड़ी कि नौकरी के बाद है। नौकरी के बाद तो भी भवाली का इतिहास, मैंने यहाँ पे रह रहा हूँ तो यहाँ का इतिहास लिखा है, 2-4 दिन में छप के आ रही है, वो भी प्रेस में है। अब आत्मकथा लिख रहा हूँ अपनी, तो चल रहा है, ठीक है। कोई ऐसा वाक्य सर, मैं आपकी साहित्यिकी पे अभी आ रही हूँ, कोई ऐसा वाक्य जो एनकाउंटर की आपने चर्चा की, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो खूंखार अपराधी होते हैं, जैसे अभी हमने न्यूज में भी सुना, बहुत कुछ ऐसा है, तो वो छूट जाते हैं। क्या कुछ ऐसा वाक्य आपको याद है कि कुछ इंटरेस्टिंग जो आपके दिल तक वो बात आ गई, वो कुछ ऐसा वाक्य जो आपकी धरपकड़ हुई हो अपराधियों की, खूंखार अपराधियों के साथ, वो कुछ ऐसा कोई स्मरण यादें? देखिए 2 बातें हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि खूंखार वाला तो जैसे मैंने अभी बताया कि बैंक डकैती मेरठ में हुई और हम लोगों ने सामने गाजियाबाद में हुआ और इनकाउंटर हुआ, उसमें कई पुलिस वाले घायल हुए, मैंने बताया डिप्टी एसपी सुरेंद्र शर्मा घायल हुए। तो डे टाइम पे हम लोगों ने इनकाउंटर्स किए, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जनपद स्तर पर जब आप जिले में देखिए तो जितने भी ये सफेद पोश क्रिमिनल बहुत हैं, इनसे जो इनकाउंटर होता है डे टू डे अफेयर्स में। अब जैसे कभी कभी लगता है, अब आपका कार्यक्रम ये तो घंटे भर का एक एक इंसिडेंट है कि सुनाया जाए, अब आधा घंटे में तो कुछ सुनाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं ऐसे छोटी सी कहानी बता रहा हूँ कि मैं एक जिले में कप्तान था, मिर्जापुर में, नाम भी बता दूं, मिर्जापुर में कप्तान था। तो एक मुझसे पहले जब मैं वहां जब पहुंचा, उसके पहले का कोई मर्डर था। तो एक फैमिली आई और उसने कहा कि साहब मेरे लड़के का मर्डर हो गया है और कोई वर्कआउट नहीं हो रहा है। खैर मैंने पता लगाया तो पता लगा कि संदिग्ध, जो पुलिस का कहना था कि जो संदिग्ध इसमें आ रहा है वो एक बड़े सीनियर आईएएस अफसर का, जो रिटायर्ड है, उनका बेटा है। और फिर कोई इसीलिए उस पर कोई एविडेंस है नहीं, इसलिए कोई उस पर है नहीं। तो ये कप्तान का काम है। अब ये मर्डर नहीं खुल रहा था तो ये फिर हमने खोला, और ये प्योर हमने खोला, पुलिस ने कुछ ने नहीं किया। एसओ मार बात नहीं कर सकता था, सीओ को सब डरते थे, और फिर हमको लगना पड़ा। और उस सीनियर अधिकारी के बेटे को हमने जेल में भेजा, गैंगस्टर लगाया और मर्डर में जेल गया, उसकी डेड बॉडी बरामद की। बहुत पुराना मर्डर था, और इसमें मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसी का कोई हाथ नहीं था, मतलब मेरे से नीचे तक का कोई अधिकारी से किसी से उस चीज को डील ही नहीं कर पाया जो फिर हमने डील किया। मतलब हमने एक एक स्टेप्स पे, मैंने उस पर वॉच रखी। एक दिन उसने फॉरेस्ट वालों के साथ मारपीट की तो उसका मुकदमा लिखाया। फिर मैंने सीओ साहब को बुलाया, जो डीएसपी उस सर्किल के थे, मैंने कहा इसका जाके आज रात में इतने सोच को लो, पकड़ के लाओ। पकड़ के आया, फिर हमने कहा टैकल करो उस मर्डर पे। उन्होंने कहा सब कुछ नहीं बता रहा है। हमने कहा फिर हम आते हैं। फिर मैंने टैकल किया, फिर डेड बॉडी के लिए उधर भेजा, बरामद हुआ, जेल भेजा। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो कप्तान को कभी कभी करने पड़ते हैं, फोर्स नहीं कर पा रहा, सीनियर अधिकारी का बेटा है, तो वो हमें, तो इस तरह से ये सब काम हम लोगों को देखने हैं। और जैसा मैंने बताया कि तमाम चैलेंजेस जिले में आते रहते हैं, होता है। देखिए सर, आपने कितनी अच्छी बात बताई, तो ये आपकी एक जो है कि एक रॉ के तरीके से भी काम करना होता है, और आप लोग आईपीएस जो पद है, ये एक रॉ में भी सरकार चाहे तो वो यूज करती है आपके पद को। तो मुझे ये लगा कि रॉ के तरीके से भी एक मास्टरमाइंड होकर के 10 कदम आगे बढ़ के सोचना पड़ता है अपराधियों से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं तो ये अगर मैं तो बोलो। जिले में अगर किसी का कुछ क्राइम मैं समझता था कि ये कप्तान का क्राइम है, जैसे किसी ने ए ने बी को मार दिया, तो ये एक कारण से मारा तो एफआईआर लिख गई कि भाई इस कारण से मेरे भाई को फला ने मार दिया, जेल चला गया, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने किसी को
जैसे दबंगई से, गुंडई से और भरे चौराहे में 10 जूते मारे हैं, फिर वो मेरा क्राइम है, फिर वो कप्तान नहीं है। फिर मैं उसको देखता था कि ये कैसे, फिर उसको मैं नहीं छोड़ता था। तो ये मैं पूरे जिले में कि ये गुंडई नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। तो वो फिर कप्तान का भी एक अपना रहना चाहिए कि या तो फिर हम यहाँ हैं तो हैं। तो ये मेरा था। तब ये तभी हो सकता है जब आप बहुत संवेदन, सबसे मिलते रहिए, सबकी सुनते रहिए, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप कहाँ से आए बाबा, क्या है उस स्थिति में, क्या है हमारा ऐसो कैसा कर रहा है, आपके पास सब सूचनाएं आएंगी। फिर धीरे धीरे आप पूरा जिले के पूरा आपके पास, जैसे कहते हैं ना कि पूरे सब कंप्यूटर आपके पास इकट्ठा हो जाएगी सूचनाओं का, जितना डालेंगे वो मिलेगा वहाँ। जी, थैंक यू। एक एक्टिव होना होता है, जागरूक होना होता है, जो कि आजकल हमने देखा है कि पुलिस बस नौकरी मिल जाए, पद मिल जाए और सारे लोग कुछ है कि सत्ता की जो मलाई है वो भी चखना चाहते हैं। आजकल हम देखते हैं सर, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, आप भी पढ़ते होंगे सर। तो वहां पे बहुत दुख होता है कि जो हम सब के लिए सेवक हैं, जैसे सरकार हमारी जो सेवक है, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सेवक हैं, लेकिन जो जब समस्या आती है तो वो दूध का दूध पानी का पानी होता है कि आप कितने तराजू पे हैं, कितना संतुलन आप में है या नहीं है। जी जी तो वही जी चीज जी, पुलिस सेवा में भी बिल्कुल आप होता सही कह है। रही हैं। जी जी जी, जी। मेरा ये तो मानना है यहाँ कि बहुत जहां भी रहिए, चाहे जो काम करिए, विद्यार्थी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, या जो भी जहां भी हैं, मेहनत से कीजिए, लगन से कीजिए। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ होने से कुछ नहीं होता। अपने होने का हक अदा कीजिए, अपने होने का हक अदा कीजिए। बहुत 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 गुणात्मक बात आपने कही है सर। तो यही है कि अपने वजूद और अपने अस्तित्व का जो ईमानदारी से जो निर्वाहन करते हैं, वही आपसे बात करके बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। साधुवाद मैं आपको फिर से दे रही हूँ कि ऐसे अधिकारी की आज जरूरत है, जो बहुत कम है लेकिन कम है, और ज्यादा जरूरत है। तो आप नहीं लोग नहीं कुछ हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, कार्यक्रम बहुत लोग हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए जरूर है कि थोड़ा सा आगे उनके आए लिए है, हाँ, सामने। हाँ। के लिए है। और एक सवाल ये है सर कि आप पुलिस अधिकारी नहीं होते तो क्या होते? कुछ एक इच्छा। वैसा कुछ कुछ तो करते ही, लेकिन कभी कभी लगता है फिर एक अच्छे वकील होते हैं। अच्छा, यानी कि हम्म, कानून 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 हाँ कानून मतलब बनाना फिर और क्या कानून करते, का पालन और करना। सब क्या करते फिर वो भी कुछ हो सकता है उसमें ही कुछ अच्छा करते। तो हो सकता है कोई बढ़िया। दिलीप भाई थी, हाँ दिलीप मतलब भाई मेहनत थी कि करते तो कहीं ना कहीं, मेहनत करते, चूंकि मेहनत हमारा, मुझसे मेहनत ही हो पाती है और मैं लिख पढ़ सकता हूँ। तो हमारे अंदर और कुछ है नहीं। मैंने बताया कि कुछ लोग यही हैं लिखने पढ़ने के, तो शायद वो अच्छा वकील भी होता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं भी पहुंच सकता था। तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली कि आपको पुलिस अब सेवा हम में ही लोग आना जब है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए तो फिर वहां तो सब फंडा बासेज आपको प्रेरणा दे ही देते हैं। जब एक एक चैप्टर्स पे बात होती है, जैसे हमने पढ़ा, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, किस पे पढ़ रहे हो भाई, ये क्या पढ़ रहे हो? तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ रहे हो एक चैप्टर, हाँ पढ़ रहे हैं साहब। किससे पढ़ा? टॉमसन से पढ़ा। बेकार, जब तक लिप्सन नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आई तो रात भर नींद खराब हो जाती थी। 1870 के बाद किसको पढ़ रहे हो? तो फला को पढ़ना। अच्छा नहीं, जब तक आप इसमें जो है टेलर को नहीं पढ़ाएंगे। तो वो जो सब गुरु लोग बैठते थे, सीनियर लोग, तो रात भर नींद नहीं आती थी, रात रात भर जगना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, किताबें पढ़ती थी। तो एक माहौल वहाँ ऐसा था हम लोगों के जमाने में कि सब प्रेरणा मिल जाती थी। फिर हिम्मत नहीं पड़ती थी। तभी तो मैंने कहा कि 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती थी। और फिर जी उसी जी आधार पे जी सिलेक्शन हुआ, उसी आधार पे सिलेक्शन हुआ। जी। हाँ, वो दौर भी कुछ और था कि वो उसमें गंभीरता होती थी। आजकल हाँ ऐसा हाँ, नहीं कि वो भटकाव होता है, बहुत ज्यादा सुविधा मिल जाए नहीं तो अब तो, बच्चा है कि अब तो वहाँ का भी हट माहौल, जाता है। इलाहाबाद का भी माहौल अब तो अच्छा नहीं है, बहुत खराब हो गया है। अब कुछ उसके कारण और भी हैं, लेकिन हाँ ये कि माहौल तो खराब है ही। जी। साहित्य की बात करें तो साहित्य की का सफर जो आपका कब से प्रारंभ हो गया और आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? आपकी इतनी अच्छी नहीं, किताबें आई हैं, मैं आप अब एक्चुअली मेरा ये था कि जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, एक तो मैंने उसको एक ऋण अदायगी थी मेरे पास। मैंने अपने 1000 साल के हर फोरफादर के बारे में लिखा है।
बैसवाड़े के वैभव किताब मैंने पहली रिसर्च शुरू की, मेरी पोस्टिंग एसपी बाराबंकी से एसपी विजिलेंस हो गई, तो वहां से मैंने फिर ऑफिस में पोस्टिंग आई, विजिलेंस में कुछ टाइम मिला तो हमने फिर रिसर्चेज लाइब्रेरीज में बैठना शुरू किया, और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए भेजा ही गया होगा। तो ये, और मैंने 1000 साल के अपने हर फोरफादर के बारे में लिखा है। तो ये मैंने रिसर्च की, ऋणदायगी की, वहाँ के फिर क्रांतिकारी बैसवाड़ा लिखा, वहाँ के 1857 की गदर में राणा बेनी माधव के बारे में लिखा। कभी हम एसपी सिद्धार्थनगर फिर पोस्ट हो गए, तो फिर बुद्धा को पढ़ना शुरू किया, वहीं पैदा हुए थे तो भाई वहाँ की उनकी ऋणदायगी थी। फिर बुद्धिज्म पे है, फिर हमसे मांग के बाणी प्रकाशन ने मेरी किताब छापी, मांग के छापी। लोग बाणी प्रकाशन के पास नंबर 1 देश का प्रकाशक है, उन्होंने मेरी किताब बुद्ध के बढ़ते कदम बाणी प्रकाशन ने मुझसे मांग के छापी कि साहब मैं छापूं, और फिर उस पर काम किया। दुख की दवा एक मैंने लिखी, बौद्ध साधना पे लिखी। इसी तरह से फिर उर्दू लिटरेचर पे मुझे बहुत, शेर व शायरी पे बड़ा है, तो फिर मैंने बज़्म सुखन लिखा, हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शेर व शायरी पे काम किया। किसी समय खुमार साहब में बाराबंकी में था, मेरे सामने वो मरे थे, मेरे साथ मंच पे रहे थे, उनकी कोई हिंदी में किताब नहीं थी, फिर उनकी करीब उन पे मैंने एक पूरी हिंदी में 200 उनकी गजलों का मैंने संग्रह निकाला। खुमार बाराबंकी के जो संग्रह है बज़्म खुमार, जो मैंने आपने किताब में जिक्र किया है, वो मैंने लिखा। अपनी कविताएं भी तमाम लिखी, उनके 2 संग निकले, आदमी और तलाश के नाम पे। तो ये मैं करता रहा, ये भी एक साथ साथ चलता रहा, दोनों नौकरी भी चलती रही, ये भी चलता रहा जी। थैंक यू। तो आपका एक बिल्कुल विलक्षण प्रतिभा आपके अंदर नैसर्गिक है, जो दैवीय कृपा होती है वो आप में रही कि सरस्वती पुत्र भी है, और एक तरह से जो दुर्गा का रूप होता है दुर्गा पुत्र भी है, जो आप कानून और कलम दोनों का जो संगम है वो बखूबी आप निभाते आए अरे नहीं हैं। मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, बस जो बन पड़ा किया गया, मतलब बस यही मैंने कहा कि जो हूँ, जैसा भी हूँ, अपने होने का हक अदा कर रहा हूँ, बस इतना ही है, जो हो पा रहा है कर रहा हूँ। नहीं, कई लोग जैसे कि बहुत सारी ऐसी होती है कि अपराधियों के साथ, कानून के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ निभाते निभाते फ्रस्ट्रेशन भी होता है, परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप में एक गंभीरता, शालीनता, सृजनशीलता बहुत कुछ है, और आप बहुत सम्मान देते हैं अपने से छोटों को भी, बड़ों को भी, और अपने से साथियों को भी। तो ये हर किसी में बहुत कम ही देखने को मिलता है, होता नहीं है सर। हाँ तो नहीं, आप मतलब मैं बहुत कभी किसी चीज से, ये तो मुझे फक्र है कि मुझे कोई चीज कभी परेशान नहीं कर पाती है, चूंकि मैं तो लोगों को सलाह देता रहता हूँ। कभी लिखा था मैंने, एक छोटी सी पोइट्री आपको सुनाऊं। परेशानी की जो बात आपने जिक्र किया कि लोगों को, कि एक बाजी ही तो हारी है, खेल तो अभी भी जारी है, ये तो वक्त ही बताएगा जीत तेरी या हमारी है, और सितारों रोशनी करते चलो, माना हमने कि रात भारी है, और रात है तो सुबह भी होगी, अभी थोड़ी सी बेकरारी है, और हर हाल क्या बात। मुस्कुराना है, हर हार मुस्कुराना है, हिम्मत न मैंने हारी है, और शैल सबको बताए देता है, अंतिम विजय तो हमारी है, अंतिम विजय तो हमारी है। तो ये है, हमने कभी, जब हम सही काम करेंगे और सही दिशा में करेंगे तो अंतिम विजय तो हमारी होनी है। छोटी मोटी हार होती रहती है, तो कभी परेशान होने की क्या जरूरत है। मर्डर हो गया, डकैती हो गई, ये हो गया, उनसे नाराजगी हो गई, होता रहता है जिले में, ठीक है, निपटा जाएगा, आज भी होता है। ये तो जो कामो फिलासफर हुआ है, उसने कहा कि जिंदगी जो है विसंगतियों से ही बनी है। अब आपके पास 3 चॉइस है जिंदगी की, इन विसंगतियों के लिए या तो फिर आप इनके सामने सुसाइड कर लें, सरेंडर कर जाएं, मर जाएं, या फिर आप कहीं देवी देवताओं की शरण में जाके बैठ जाएं, या तीसरा है कि उनको स्वीकार करें, उनसे लड़ें और आगे बढ़ें। तो मैं इस तीसरी लाइन का हूं कि जिंदगी में विसंगतियां आती रहती हैं, एब्सर्डिटीज ऑफ लाइफ आती रहेंगी, सब होता रहेगा, और हमें उनसे लड़ना है और हमें जीतना भी है। हम तो अभी जो अल्केमिस्ट, एक किताब आपने पता नहीं पढ़ी है कि नहीं, एल्केमिस्ट की यही थ्योरी है कि अगर आप मन से कोई काम करना चाहें और करें तो प्रकृति आपके साथ हो जाती है। तो हम तो ये जानते हैं कि हमारे साथ
हमारे साथ पूरी प्रकृति चलेगी, जब हम जिधर चलेंगे हमारा कारवां चलता रहे। बिल्कुल, अकेला ही मैं चला था, साथ हाँ कारवां हाँ, हो जानिबे गया। मंजिल मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। बनता गया। बहुत खूबसूरत बातें आपने की, बहुत अच्छा लगा। चलते चलते आपसे एक सवाल मैं ये पूछूंगी, फिर आपसे एक छोटा सा संदेश चाहूंगी कि क्या आप संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, और जो अभी की परीक्षाओं की तैयारी होती है और जो वर्तमान के हालात हैं, जब नौकरी की बात है, रोजगार की बात है, इसके लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? परेशानियों की आपने बात कही है, तो जब तैयारियां कर लेते हैं लेकिन बहुत सारी सरकारी नौकरी चाहते हैं युवाओं की मैं बात कर रही हूँ। जी सर। बस मेरी सलाह इतना ही है कि मैं, पहली बात तो मैंने जो किया वो मैं अपनी कह के, मुझे जो अच्छा लगा, पहला तो यह है कि मैंने कभी कोई जैसे ये सब जो बच्चे आजकल करते हैं, मैंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, मैंने सब ये सब जाना ही नहीं कुछ क्या होता है। हमने तो एक चीज़ जानी कि हमारी किताबें थीं और हमें पढ़ना था, हमें कॉम्पिटिशन से चयन होना है। और मैं मानता हूँ कि अगर हमने मेहनत की है और एक्सपोजर थोड़ा सा कभी कभी होता है कि भाई जैसे हम इलाहाबाद गए, एक्सपोजर हुआ, आजकल हो सकता है मुखर्जी नगर दिल्ली हो, कहीं जाना पड़े किसी को, ठीक है वहाँ से कुछ है तो हो आइए, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी है। और अगर असफलता है तो इसका मतलब है कि सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किए गए हैं। मैं तो इस स्कूल का हूँ। जब हम 15 घंटे 16 घंटे 14 घंटे पढ़ सकते थे और मैंने पढ़ के देखा, हम तो बहुत छोटे थे, हमारी उम्र ही क्या थी, 20 साल का लड़का, हम लोग सेलेक्ट हो गए तो कोई ऐसी उम्र भी नहीं थी। तो और हमने 24 साल वो नौकरी की। आज भी अब मैं करीब 68 साल का हो चुका हूँ। तो है लगते तो नहीं है सर मैं, आप हाँ, लगते नहीं मैं इसीलिए कह हैं। रहा हूँ लगते कि नहीं। हाँ कि तो अब भी मैं यहाँ भवाली में रहता हूँ, सुबह से शाम तक टहलता रहता हूँ, 7-8 किलो तो डेली रोज टहलता ही हूँ। तो अगर किया जाए, मतलब ये अगर कहीं, मैंने कहीं पहले कहा कि मेहनत की जाए तो हर चीज संभव है, कोई चीज ऐसा नहीं, मेहनत से तो हर चीज संभव है। तो इसलिए मेरी युवाओं से यही सवाल है कि एक अपना, आपके सपने हैं और सपनों के लेकर के जुट जाइए, और जैसा अल्केमिस्ट ने किताब में कहा गया है, प्रकृति आपके साथ चलेगी और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये मैं मानता हूँ। थैंक यू। बहुत खूबसूरत बात आपने कही, बहुत संजीदगी है इस बात में कि आप जो काम करना चाहते हैं उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, और पूर्णतः वो प्रकृति आपको पूरा करती है। अगर बिल्कुल ईमानदारी नहीं होगी, ईमानदारी से आप काम नहीं करेंगे तो आपको असफलता मिलेगी। तो इससे घबराना नहीं है और सोचना है कि मुझे जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए अपने आप से वादा करना है कि मुझे ईमानदार होना है उस कार्य के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात कही है। खूबसूरत जगह में रहते हैं और बहुत खूबसूरत शख्सियत रहे, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे अब तक बात करते हुए। तो आपको मैं साधुवाद देती हूँ, बेहतर स्वास्थ्य रहे आपका, और आप बहुत सारे साहित्य की दुनिया में आगे बढ़े अब, और कानून के लिए भी कुछ सलाहकार की तरह से काम करें। और मैं इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देती हूँ सर। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपकी किताब आने वाली है इसके लिए भी मैं पुनः आपको शुभकामना देती हूँ। ये किताब हमारे हाथों में आए, दर्शकों तक पहुंचे, और अच्छी बातें जो है साहित्य की, कानून के हाथों से लिखे साहित्य की जो कसौटी है, वो एक निखरी निखरी सी उजली धूप की तरह हम सब तक प्रकाशित हो, प्रकाश उसकी फैले। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं आभारी हूँ, बहुत तमाम अच्छा लगा। थैंक तमाम और तमाम जी सर, दर्शकों का भी धन्यवाद। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी बातें सुनी और अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, मुझे भी बहुत बहुत तमाम दर्शकों का बहुत बहुत हृदय तल से आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। कि ये और भी हम बातचीत कर सकते हैं लेकिन पाबंदी वक्त की होती है, और पंक्चुअल होना भी जरूरी है। हम सब टाइम पे आए और बातचीत किए, और अब फिर कभी आपकी जब किताब आएगी हम किताबों की भी बात करेंगे। ये मेरा सौभाग्य होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार।